ले जाओगे। तो बस प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो आंसर सामने आ जाएगा हमारे। ये तो था यूनिट 1 का पार्ट। अगर आपकी थोड़ी-सी इजाज़त हो तो मैं यूनिट 2 को टच कर दूँ? हाँ सर, कर सकते हैं सर। थैंक यू। बैटरी थोड़ा लो हो रही है सर, थोड़ा स्पीड में करेंगे बस। कर दो आप। ओके। कर सकते यूनिट हैं 2 है जेनेटिक्स की, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर सर। बच्चों को सबसे पहले तो ये देखना है कि उनको क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं उसको अरेंज करना है। उनको पता होना चाहिए डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या होता है। उनको पता होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉज मेंडल ने कितने दिए हुए हैं, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, राइट, इन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उसके बाद फिर उसको पता होना चाहिए कि जो भी कैरेक्टर होता है उसके दो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक पापा से मिलता है और एक मम्मी से मिलता है। दैट मीन एक तरह के दो होंगे, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है ना? इस तरह से उसको पेयरिंग करनी है। उसको गैमीट को बनाना आना चाहिए सबसे पहली चीज। बच्चों हमेशा 2 लाइनें खींच के उसके ऊपर कैपिटल टी लिखें, स्मॉल टी लिखें, राइट? 2 लाइनें। फिर जब 2 लाइनें का मतलब है डिप्लॉयड कंडीशन। अब इसके गैमीट्स को बनाएं, क्योंकि गलती होती है गैमीट बनाने में। गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से, और मियोसिस में डिप्लॉयड नंबर हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 क्रोमोसोम में से अलग-अलग हो जाएंगे। एक गैमीट के पास एक क्रोमोसोम बचेगा, दूसरे गैमीट दूसरे क्रोमोसोम। तो जब ये अलग-अलग हो रहे हैं, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब वो दोनों इकट्ठे पड़े थे, दिस इज टॉल एंड दिस इज सपोज करो शॉर्ट। जब ये दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं तो इनमें से टॉल दिख रहा है, शॉर्ट नहीं दिख रहा है, शॉर्ट नहीं दिख रहा है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये दोनों अलग-अलग हो गए हैं, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये सारा खेल मियोसिस में हो रहा है। बच्चे गैमीट बना दिए। अब आपने एक मेल गैमीट को लिखा, फीमेल गैमीट को लेना है, जो लिखा हुआ है कैपिटल टी लिखा है तो उसको फर्टिलाइज कर दो, स्मॉल टी लिखा है तो उसको फर्टिलाइज कर दो। गैमीट अगर सही बने हैं तो आंसर हमेशा सही आएगा। और जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाओगे तो आपने फिर से 2 लाइनें बनानी है। अब आपने 2 कैरेक्टर्स चूज करने हैं। सपोज करो आपने राउंड शेप एंड येलो कॉटिलेडन्स वाला कॉन्सेप्ट चूज कर लिया है। तो कैपिटल आर, एक क्रोमोसोम कैपिटल आर, के ऊपर कैपिटल वाई, कैपिटल डोमिनेंट वाई। लिखोगे। हाँ जी। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। हाँ, वो ही कह रहा हूँ। हाँ, डोमिनेंस को आप कैपिटल में शो कर दो, रिसेसिव को आप स्मॉल में शो कर दो। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? एक पेरेंट बनाओगे आप, पेरेंट के पास 2 क्रोमोसोम बनाओगे, 2 क्रोमोसोम के ऊपर 2 कैरेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं। तो कैपिटल आर एक क्रोमोसोम पे सारा का सारा कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल आर फॉर राउंड शेप, कैपिटल वाई फॉर येलो कॉटिलेडन्स। और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल आर होना चाहिए और स्मॉल वाई होना चाहिए, राइट? तो ये आपको, अच्छा, पेरेंट जब बनेंगे तो वो होमोजाइगस बनेंगे। मेंडल का कॉन्सेप्ट है होमोजाइगस डबल डोमिनेंट। दूसरा क्या होगा? होमोजाइगस डबल रिसेसिव, राइट? अब इनमें से एक ले लो और दूसरे में से एक ले लो तो ये F1 में आ जाएगा। आपके पास गैमीट्स बन गए हैं, फर्टिलाइजेशन कर दिया, F1 आ गया। F1 की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करोगे तो आपके आ जाएंगे फिर फोर टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो जब आप डाई हाइब्रिड में जाते हो तो आप 4 तरह के गैमीट्स बनाते हो। 4 पेरेंट फादर की तरफ से, 4 मदर की तरफ से। तो 4 इंटू 4 इज 16 कॉम्बिनेशंस। लेकिन जब आप मोनो हाइब्रिड में जाते हो तो आप 2 बनाते हो फादर वाली साइड पे, 2 बनाते हो मदर वाली साइड पे। तो 2 इंटू 2 इज 4 कॉम्बिनेशंस। दैट इज वाई योर मोनो हाइब्रिड रेशियो इज 3:1, दैट इज इक्वल टू 4 टोटल। Or your dihybrid ratio is 9:3:3:1, that is total 60. ये तो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है। मेंडल ने डोमिनेंस को ढूंढा था, और इसके अलावा जितने भी रूल्स डिस्कवर हुए हैं, और मेंडल ने एक तरह के 2 अल्टरनेटिव एलील्स को ढूंढा था, डाई एलिलिक, डोमिनेंस एंड डाई एलिलिक। दिस इज मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। इनको छोड़ के जितनी चीजें और डिस्कवर हुई वो सारी नियो मेंडलिज्म में है। मेंडल के बाद डाई एलिलिक की जगह पे क्या आ गया? पॉली एलिलिक, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पॉली एलिलिक में आ गया। उसके बाद डोमिनेंस की जगह पे क्या आ गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। करेक्ट? और एक तरह के जीन का एक तरह का इफेक्ट, उसकी वजह से, उसकी बजाय एक और चीज सामने क्या आ गई? प्लियोट्रॉपी। एक जीन के एक से ज्यादा इफेक्ट। तो वो नियो मेंडलिज्म में आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगे। रेड फ्लावर प्लस व्हाइट फ्लावर इज इक्वल टू पिंक फ्लावर, ब्लैक कलर कोड, व्हाइट कलर कोड इज इक्वल टू ग्रे कलर कोड। ये सारे एग्जांपल्स आपके, या ब्लड ग्रुप में आ जाते हैं तो वहां पे एक से ड्रोसोफिला। ज्यादा एलील्स आ जाते हैं, एक से ज्यादा सर एलील्स आ जाते हैं। ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला भी तो आता है ना इसमें।
हाँ, वो उसमें डायहाइब्रिड में ड्रोसोफिला। आएगा ना सर, डायहाइब्रिड में। हम्म, हम्म, जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया वो मटर में से, पी प्लांट में से किया था, राउंड एंड येलो का। इसी को एनिमल्स के ऊपर लगा दो, ड्रोसोफिला का आई कलर एंड विंग, दोनों को हम्म, उसको कॉम्बिनेशन कर लो। लिंकेज में एक और चीज आती है, ये जो कॉन्सेप्ट है लिंकेज का, जिसमें डाइहाइब्रिड हम हम्म, क्रॉस बनाते हैं। लिंकेज मीन हम्म, दो अलग अलग जीन्स, दे आर लिंक्ड टुगेदर, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये एक यहाँ पे पड़ा है, दूसरा यहाँ पे पड़ा है, दे आर सो क्लोज कि इनके बीच में से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती। क्रॉसिंग हम्म, ओवर जो होती है वो अलग अलग कर देती है, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो वो अलग अलग नहीं हो सकते। दैट मीन जुड़े हम्म, के जुड़े रहेंगे। दैट मीन जिसके हम्म, पास जाएंगे दोनों इकट्ठे जाएंगे। देन वी कॉल देम एज हम्म, लिंक्स। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट देयर आर टू जीन्स present on one chromosome. They are so close to each other that there is least possibility of crossing over. So हम्म, the two genes remain together in generation after generation. They remain together. We call them as linkage. तो ये एक पूरा पेज बना हुआ है। मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में एक सेट के अंदर, मेरे ख्याल 2 सेट्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। वो जो डायग्राम है लिंकेज वाली, जो किताब में एनसीईआरटी में बनी हुई है, उसका पहला हिस्सा आया था, आधा हिस्सा, आधा पेज आया था, और परसेंटेजेस लिखी हुई थी। क्रॉस ओवर परसेंटेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन कितने बने, 98%। न्यू कितने बने, 2%। तो ज्यादातर पेरेंटल बने। दूसरा उसका क्या था, पेरेंटल कितने रहे थे, 50% समथिंग समथिंग, और न्यू कॉम्बिनेशन कितने थे, वो भी 48% करके कुछ थे, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। पूछा गया था दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सीधा सा जवाब था इसका, जिसके अंदर न्यू कॉम्बिनेशन 50% के करीब बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो वो तो है हम्म, नॉर्मल मेयोसिस, डाइहाइब्रिड हम्म, रेशियो। लेकिन जिसके अंदर 98% पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, राइट, तो वो था लिंकेज का कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों जीन्स जुड़े के जुड़े जा रहे हैं आगे। तो ये तो सिर्फ इनहेरिटेंस वाले पार्ट में था। इसका जो दूसरा चैप्टर है जेनेटिक्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर, वॉटसन क्रिक का मॉडल। फिर जो स्ट्रक्चर बना था उसके कुछ रूल्स थे, चेरगैफ्स रूल, और वो 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स हैं, दैट मीन 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है चेरगैफ्स रूल का। ठीक है। उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट स्टेप इसका, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसका प्रूफ क्या है। तो पहले एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आता है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जो माइस के ऊपर किया था, न्यूमोकोकस का। तो ग्रिफ्थ ने भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया फाइनली, कि कुछ ऐसा है जो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो क्या है कुछ मेरे को पता नहीं। इसका प्रूफ किसने निकाला था, जो आगे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, मैक्लियोड मैककार्थी एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे। अब इसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट देखो साइंस की क्या हो रही है। ग्रिफ्थ ने तो डीएनए के ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया था, उन्होंने डीएनए का निकाल दिया था, ठीक है ना। लेकिन आगे हर्षे चेज चले जाते हैं, वो कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस किसने दिया, हर्षे चेज ने दिया। बिकॉज हर्षे चेज सेलेक्टेड रेडियोएक्टिव एटम, not a molecule, not a compound. They selected only an atom. Radioactive phosphorus जो नाइट्रोजन सर। होता है, phosphorus is a part of DNA. It is not a part of proteins. And sulfur सर is a part of नाइट्रोजन लिया था, proteins. नाइट्रोजन लिया था क्या डीएनए एक्टिव पार्टिकल? नहीं नहीं, वो N14। नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंट अलग है, वो है सेमी अच्छा कंजर्वेटिव अच्छा। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। वो ओके रेप्लिकेशन ओके। में होता है। डीएनए जब अपने आप को डुप्लीकेट करता है, तो वो कंजर्वेटिव हम्म, तरीके से डुप्लीकेट करता है या सेमी कंजर्वेटिव तरीके से। मतलब वो डुप्लीकेशन में कितना पेरेंट का हिस्सा प्रिजर्व रहता है, पूरा का पूरा प्रिजर्व रहेगा तो कंजर्वेटिव है, अगर वो रेंडमली प्रिजर्व रहेगा तो डिसरप्टिव है, अगर आधा प्रिजर्व रहेगा और आधा नया बनेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना डीएनए की एक। तो फाइनली हमने प्रूव किया था कि पेरेंट की एक इंफॉर्मेशन पूरी रहनी चाहिए, न्यू इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कॉपी होगी, क्योंकि डीएनए इज अ डुप्लेक्स। ऑन वन साइड इट इज हम्म, एडेनिन, ऑन अदर साइड इट हैज थाइमीन, हम्म, राइट। तो वो फिर प्रूफ जो दिया था, दैट वाज नाइट्रोजन वहां पे इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो वो था सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म वाला। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डीएनए कंक्लूसिव एविडेंस, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो फाइनली हर्षे चेज ने वायरस का इस्तेमाल करके और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके
वायरस के अंदर दो ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है या वायरस का कोट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, तो उसके अंदर फास्फोरस होगा, सल्फर नहीं होगा, ठीक है। और जो प्रोटीन है उसके अंदर सल्फर होगा, फास्फोरस नहीं होगा। तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्लान आउट किया, वायरस को तैयार किया। एक वायरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस से तैयार किया, दूसरे वायरस को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर से तैयार किया। और जब बैक्टीरिया को अटैक कर दिया, फिर सेंट्रीफ्यूज किया। वो 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। इन्फेस्टेशन, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग एंड देन सेंट्रीफ्यूज। ये 3 स्टेप में आता है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आएगा, या तो एमसीक्यू में आएगा एक एक नंबर में, और अगर लिखने में आएगा तो 3 नंबर से कम नहीं आएगा। अगर बच्चे ने हर चीज ध्यान से कर लिया, स्टेप 1 इन्फेक्शन, स्टेप 2 ब्लेंडिंग, स्टेप 3 उसका जो सेंट्रीफ्यूगेशन पार्ट है, और उसके बाद फिर ऑटो रेडियोग्राफी वाला पार्ट जो पार्ट है उसका, अगर 3 स्टेप लिख दिए, 3 में से 3 कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इसका जेनेटिक्स वाला पार्ट है। उसके बाद फिर इस चैप्टर में जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट था वो जो आपने अभी बताया, डीएनए तो हमने प्रूव कर दिया। तो डीएनए डुप्लीकेट कैसे करता है? बट पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स का डीएनए बच्चों में आ गया, पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन बच्चों में आ गई, तो हम 1 से 2 बनेगी तभी तो बच्चों में जाएगी ना। तो वो डीएनए जी डबल कैसे होता है, डुप्लीकेट कैसे करता है? दैट इज रेप्लिकेशन। इसका प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव है। तो ये था नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन 14 नॉर्मल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 15 हैवी नाइट्रोजन, ये वाला था। उसके बाद इसके बाद हम आते हैं कि सर। डीएनए जो होता है वो एक्सप्रेस कैसे करता है। तो डीएनए हमने देख लिया जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, हमने डीएनए को प्रूव कर दिया कि डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कैसे करता है। अब आता है क्वेश्चन, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर कैसे आती है। दैट मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन में जो ट्रांसक्रिप्शन पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन दो हिस्से, दो तरह की है। सर प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एसपी सर। हाँ हाँ जी सर। एसपी सर, बैटरी एक्चुअली डाउन हो गई है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 या 2 दिन में टाइम लगा करके अगर आप मेरे साथ फिर जुड़े, और ओके। नाइट में भी हम कर सकते हैं। और इसमें बच्चों के फायदे के लिए आप ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक अगर बंच बना पाएं और हमारे साथ शेयर कर पाएं, तो जिससे जो वीक स्टूडेंट है, स्लो लर्नर है, तो उनको काफी फायदा मिले, क्योंकि आपके गैस भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आ सकते हैं एग्जाम में। वो प्लान आउट कर लेंगे अभी। लेकिन सबसे हम्म। बड़ी बात ये हो जाएगी कि अगर वीक बच्चों को आप, मतलब दो चीजें हैं ना, वीक बच्चों को आप क्वेश्चंस अगर पहली बार देंगे, हम्म। राइट, तो सारे के सारे उनको करने पड़ेंगे, टाइम हम्म। नहीं बचेगा सर। अगर हम्म। उनको सीबीएसई के सैंपल पेपर्स या कुछ हम्म। सैंपल पेपर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, सैंपल हम्म। पेपर्स उनको करने के लिए कहें। लेकिन उससे पहले उनको कहें वीक बच्चों को कि कुछ सिलेक्टेड सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। जैसे एक तरीका है ना, जैसे अभी इस चैप्टर की हम बात कर रहे थे, अगर वो इस चैप्टर को, जेनेटिक्स में हमेशा गलती करते हैं, अगर वो इस चैप्टर को ऐसे पढ़े, ये वाले चैप्टर को